आतंकवादियों के पास फिर से नकली करेंसी पहुंच गई। तो उस नोटबंदी का कारण क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? उस नोटबंदी से यदि फायदा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। और पहले बजट में आपने 28 स्कीमें दी, फिर दूसरे में आपने 15, तीसरे में 25 और अभी आपने 12 नई योजनाएं दे दी। आप जो बजट वाइज आप देखिए, जो आपने योजनाएं यहां पर दी इस प्रदेश की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, उसमें से कौन सी योजनाएं आपकी धरातल पर कार्यान्वित हुई हैं या उससे आम जनता को लाभ मिला है? आपने स्वावलंबन योजना का स्वरूप बढ़ाकर 60 लाख से 1 करोड़ कर दिया, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये 1 करोड़ रुपया मिलेगा किसको? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई साधारण जो व्यक्ति है या बेरोजगार जो नौजवान साथी है उसको इसका कोई लाभ मिलेगा या उसको लोन मिलेगा। पहले बात तो बैंक लोन ही नहीं देते, गारंटी मांगते हैं और 5-5, 6-6 महीने घुमा रखते हैं, साल भर भी घुमा रखते हैं। तो ये इस प्रकार की जो घोषणाएं हैं, इसको सही तरीके से यदि कमिटमेंट के साथ आपने धरातल में लाना है तो इसके लिए सही तरीके से योजना बनाने की जरूरत है। और एक यहां पर निजी बस ऑपरेटर जो कोरोना काल में आप बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप अपनी सरकार की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सरकार की जिम्मेवारी थी कि कोरोना काल के समय में आप जितना आपने किया उससे ज्यादा करते, लेकिन आपका यह कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यह हजम होने वाली बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत कुछ किया, कांग्रेस के विधायकों ने भी बहुत कुछ किया, और हमारे युवा कांग्रेस के लोगों ने, महिला कांग्रेस के लोगों ने, सेवा दल के लोगों ने, और जो इस प्रदेश में जो एनजीओज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। उन्होंने अपनी जेब से पैसा भी दिया। आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड था उसमें पैसे भी दिए लोगों ने। फिर यह कहना कि कांग्रेस के लोगों ने 13 करोड़ का बिल दे दिया, आपके पास कौन सी ऐसी ऑथेंटिसिटी है कि जो 13 करोड़ के बिल आपके पास कहीं पड़े हैं या आपके पास कोई जानकारी है तो उसको सदन में रखें? और आप हमने नहीं दिए और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष उन्होंने भी मना किया। ये सिर्फ एक आप जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी नाकामियों को बचाने के लिए कांग्रेस को आप कांग्रेस के ऊपर थोपने की बात करते हैं। ये सरासर झूठ बोलने की जो आदत है इसको छोड़ देना चाहिए। ये जुमलेबाजी अब बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने आपको जुमले देने सिखा दिए, आप भी जुमले बोली जा रहे हैं। मोदी जी ने ही कहा था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए खातों में देंगे और विदेश से काला धन लाएंगे। वह 6-7 साल में तो काला धन कोई आया नहीं, उल्टा जो यहाँ पे हमारा धन था, हमारे बैंकों की जो संपत्तियां थी, उसको लेके भाग गए आपके यार दोस्त। उनका कुछ भी नहीं हो सका आप लोगों से। और इस प्रकार की बातें करना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि कांग्रेस के जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया। इस देश को और इस प्रदेश को सबसे बड़ी योजना यदि किसी ने दी है तो वो हमारे जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने हमें मनरेगा की एक स्कीम दी, महत्वाकांक्षी स्कीम। लेकिन आपने तो उसको भी तोड़ मरोड़ के, जहां 1.25 लाख करोड़ रुपया का बजट था, उसको आपकी नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 लाख तक पहुंचा दिया। जहां एक गांव में एक टैंक बनता था उसके लिए आपने उसमें काट छांट कर दे, जहां 1 लाख मिलता था उसको 50,000 में ले आए। और आपने मनरेगा के जो हमारे मजदूर हैं उनकी दिहाड़ी का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। कम से कम उनको भी आप 300-350 रुपए की दिहाड़ी का प्रावधान करते। फिर आप बोलेंगे ये तो केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, तो प्रदेश सरकार का इसमें अंशदान क्या है, वो भी आपने कुछ नहीं किया। आपने जो कोरोना काल में जो विधायक निधि को फ्रीज किया था उसको आपने बहाल किया, उसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने उसमें मात्र 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की। जो हमारा पिछले वर्ष का जो पैसा है उसमें 50 लाख आपने दिया। जो हमारा बचा हुआ पैसा है उसको भी आप इस चालू वित्त वर्ष में दें, ताकि जो हमारे विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनका जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हों। वो भी आपने इसमें कोई बात नहीं करी।
और मात्र 5 लाख रुपए बढ़ाए। आपने बढ़ाने थे कम से कम 25-30 लाख रुपए बढ़ाते, इसको 2 करोड़ तक तो ले जाते। और साथ में आपका धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कि आपने आशा वर्करों के 750 रुपए बढ़ाए। सबसे ज्यादा काम आशा वर्कर्स ने कोरोना काल के समय में किया। उसके साथ साथ आंगनबाड़ी की वर्कर्स ने भी बहुत काम किया। आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वहां जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया। आउटसोर्स के माध्यम से जो हॉस्पिटलों में कर्मचारी रखे हैं, क्लास 4 कर्मचारी रखे हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया। और बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन उनको आपने क्या रिवार्ड दिया? उनको आपने दरकिनार कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने 56 टेस्ट जो फ्री करने की जो बात कही, वो ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसको आप करेंगे कैसे? स्टाफ आपके पास है नहीं, लैब टेक्नीशियन आपके पास है नहीं, रेडियोग्राफर आपके पास है नहीं, तो वो टेस्ट लोग करवाएंगे कहां? इसके बारे में आपने कोई इस बजट में प्रावधान नहीं किया। आपने कहा कि हम भर्तियां करेंगे। अभी इन भर्तियां करने को भी पता नहीं साल लगता है, 1.5 साल लगता है, हो पाती है नहीं हो पाती है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो देखने में आता है, हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी ऐसी पीएससी हैं जिनमें लैब टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नोक्रेट नहीं है। हमारे सीएससी हॉस्पिटल में डेंटल डॉक्टर की एक पोस्टिंग हुई थी, उसको आपने बदल के बंगाणा भेज दिया, थाना कलां भेज दिया। सैलरी उसको जो है वहां से सीएससी बिजड़ी से मिलती है। आप कर क्या रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरे, मनमोहन सिंह जी के समय में 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ हुए थे। और आईआईटी, आईआईएम सेंटर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये मनमोहन सिंह की देन है। 3 मेडिकल कॉलेज मनमोहन सिंह की देन है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और आरटीआई, दूरसंचार क्रांति, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी की देन है। भाई, आप लोगों ने तो कुछ ऐसा कुछ दिया ही नहीं है इस देश को, ना इस प्रदेश को। आप स्वर्णिम यात्रा की बात करते हैं। अभी आपने भारी भरकम रथ बनाने, करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे उसमें। हम नहीं बैठेंगे, हम आज तक रथ में बैठे ही नहीं। हमें शौक नहीं है राजाओं वाले कि हम रथों में घूमें, हम पैदल ही घूमेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अच्छा होता आप इसको सरकारी खर्चे से न करके स्वयं के खर्चे से करते, तब तो बात भी मानते। और स्वर्णिम हिमाचल तो आपने बनाया ही नहीं। हिमाचल बनाने में आपका योगदान कहां से आ गया? जिस समय हिमाचल बन रहा था तो आप लोग सबसे ज्यादा विरोध करते थे, स्टेट हुड मारो ठुड कहा करते थे। आज आपको कहां से याद आ गई कि स्वर्णिम हिमाचल की यात्रा निकाली जाए? या सिंघा जी ने ठीक कहा कि जो होमगार्ड के लोगों ने जो काम किया, उनके बारे में आपने कोई इसमें नहीं प्रावधान नहीं किया उनको लाभ देने के लिए, ना ही उनकी नई भर्तियों के बारे में कोई आपने चर्चा की। सबसे ज्यादा यदि कोई सिक्योरिटी का काम करते हैं तो पुलिस वाले भी होमगार्ड वालों से ही उनको आगे कर देते हैं सेवाएं लेने के लिए। तो इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए था। और आपने जीरो टॉलरेंस वाली बात करी कि हमारा जो 3 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आपके वन विभाग में लाखों रुपए के टेंडर हो गए चेक डैम्स के। धरातल पर कोई डंगा नहीं लगा, कोई चेक डैम नहीं लगा। आप सरकारी एजेंसी से स्पेशल एजेंसी आप इसमें गठित करें और छानबीन कराएं। करोड़ों रुपए, 3-4 करोड़ का तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही घोटाला है वन विभाग के अंदर। आईपीएच विभाग में भी यही हालात है। अभी माननीय मंत्री महोदय है नहीं, ये जो जल जीवन योजना जो चला रखी है, धवाला जी ने कल अच्छा प्रश्न लगाया था कि 3 और 5 पाइपें दे रहे हैं। ये सही बात है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी जब कोई उन्होंने फॉर्म भरवाए लोगों से
कि आप ये फॉर्म भरें, आपको जो है 3-3 नलके, 3-3 पाइपें, 5-5 पाइपें आपको नलका लगाने के लिए दी जाएंगी। अब मुझे एक बात बताइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो एक एससी बस्ती है जहां पर 50 पाइपें लग के नलका लगना है, वो 5 पाइपें तो आप उसको दे देंगे, वो 25 पाइपें और कहां से लाएगा 30 पाइपें? जबकि कल माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और हम घर में नलका लगा के देंगे। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आपके जो भी आपने यहां पर योजनाएं बनाई हैं वो धरातल पर उतरती नजर नहीं आ रही है। आउटसोर्स एम्प्लॉइज के लिए आप, जब हमारी सरकार थी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। उस समय 35,000 लोग आउटसोर्स में थे। आज मेरे ख्याल लगता है डबल ही हो गए होंगे जो भी आज परिस्थितियां हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बजट में कोई उनकी ठोस नीति बनाने के लिए कोई चर्चा नहीं की। जो हमारे वोकेशनल टीचर लगे हैं उनका जो शोषण हो रहा है, जो कंप्यूटर टीचर लगे हैं उनका जो शोषण हो रहा है, आप उनको 300, 400, 500 रुपए देकर जो है खुश कर रहे हैं, जबकि उनकी मनोस्थिति ऐसी हो गई है, उनको अपने परिवार चलाने मुश्किल हो गए हैं, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उसके बारे में आप कोई ठोस कार्रवाई करते। बहुत समय मिला आपको कोरोना काल में, इन सारी समस्याओं को आप बैठ के समझते, उसके बारे में बातचीत करते, तो शायद ये आप इसमें कुछ अच्छा कर पाते। प्लीज वाइड अप नाउ। 2 मिनट सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऐसे ही बिजली विभाग में आप, जिस समय हमारी सरकार थी यहां पे, तो आप कहा करते थे रिटायर्ड और टायर्ड गवर्नमेंट। आज क्या हो रहा है? आज आप एक्सटेंशनों पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। क्या कारण है? आज आपका वो कहां चला गया वो नारा, रीएम्प्लॉयमेंट जो आप दिए जा रहे हैं, और जो प्रमोशन के लिए लोग बैठे हुए हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। बिजली विभाग में आपने एमडी को एक्सटेंशन दे दी 6 महीने की। इसी प्रकार से पटवारियों को एक्सटेंशन दे रहे हैं, कानूनों को दे रहे हैं, वन विभाग में आप रेंज अफसरों को दे रहे हैं। आज क्या कारण हो गया? जो बातें आप यहां पे किया करते थे वो आज आप उन्हीं को शर्तें लागू कर रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार ठीक ही कर रही थी, इसका मतलब है। इसका तो यही नतीजा निकलता है। सभापति महोदय बार बार बोल रहे हैं कि अब छोड़ दें। थैंक यू। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट लूंगा, फिर आप अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जो हमारे हॉस्पिटल के जो हालात हैं, सिविल हॉस्पिटल हमारा बड़सर में बनना था, उसका भी कोई प्रारूप नहीं बना। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारा ढटवाल क्षेत्र में बनना था, वो नहीं हो रहा है। हमारा भोटा के अंदर एक पीएससी सेंटर है जो 24/7 जो है वो ओवर क्राउडेड है, लेकिन वहां पर नर्सिस की पोस्टें नहीं है, पूरी एक स्टाफ नर्स है, और उनको जो वहां पर डेपुटेशन में पीएससी से जो है नर्सों को वहां भेजा जाता है। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप विशेष ध्यान दें। बहुत सी बातें करने को थी लेकिन समय की कमी है। सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आवाज को बंद करता हूं और साथ में ये भी कहता हूं कि ये जो बजट है ये दिशाहीन है और नई अटैची में पुराने कपड़े भर के लाया गया। धन्यवाद। धन्यवाद। अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य जीतराम जी कटवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत 2021-22 का बजट जो है उस पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने, विशेष तौर पर मेरे विपक्ष के साथियों ने कहा, 2 बातें इन्होंने बड़े जोर शोर से कही कि पंजाब पे कमीशन में 9,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है मुलाजिमों के लिए। एक मैं अपने आप जोड़ रहा हूं, 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी। 2014 में जो लास्ट बजट था 13-14 का, उसमें माननीय